हेलो, जय हिंद एस्पिरेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 4। आज हमारा होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो आज का हमारा कोट है वो है गॉड वॉच ओवर यू। भाई तुम जितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो ना, वो भगवान है ना ऊपर बैठा हुआ सब कुछ देख रहा है। तो भाई आप निश्चिंत रहो। अब मैं अपने बारे में बता देता हूँ। भाई मैं यहाँ पर MTS 2024 से सिलेक्टेड हूँ और यहाँ पर मैं आपको GK GS के क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। जिसने भी पहले 3 प्रैक्टिस सेट नहीं किए हैं, पहले उनको जाके ज़रूर कर लेना, क्योंकि हर एक क्लास है इंटर रिलेटेड होती है, इंटरलिंक्ड है। और भाई पहले जो 3 प्रैक्टिस सेट कर लेगा ना, आप कोई भी मॉक लगाइए उसमें 1 से 2 क्वेश्चन अब से पहले फंसने लग जाएंगे। जब आप अपने 10 मॉक तक चले जाएंगे ना, तो आप GK का आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हो, मेरे 10 ये प्रैक्टिस सेट किए हों, तो आप 5 से 7 क्वेश्चन तक आराम से कर ले जाएंगे। अभी ये बता रहा हूँ 2 से 3 क्वेश्चन तो बिल्कुल आराम से कर लोगे। अब मैं बताता हूँ हम कैसे प्रैक्टिस करते हैं। एक बारी 2-3 मिनट जाती है मेरी ऐसे कि यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पर हमारे आंसर्स होते हैं, और क्वेश्चंस और आंसर मैं दोनों ही हिंदी और इंग्लिश में करवाता हूँ। तो चलिए भाई बिना टाइम वेस्ट किए अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको शुरू कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इतना आप पढ़िए, इतना मैं इसको रफ कर लेता हूँ। विच प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज इनवर्सली रिलेटेड टू इट्स आयोनाइजेशन एनर्जी। तो देखो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। देखो मान लो कोई हमारे पास एटम है, ये हमारे पास एटम है, तो इसके चारों तरफ क्या घूमते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है ना, जो एनर्जी लगाई जाती है, उसे ही हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और ये इन्वर्सली रिलेटेड होती है किससे, ये जो आयोनाइजेशन होती है ये इन्वर्सली रिलेटेड होती है हमारी एटॉमिक रेडियस से। हिंदी में भी मैं दिखा देता हूँ। किस तत्व के किस गुण का उसके आयन ऊर्जा के साथ व्युत्क्रम संबंध है। तो परमाणु त्रिज्या के साथ उसका व्युत्क्रम है। मैं दोबारा से समझा देता हूँ। मान लो ये कोई भी हमारा एटम है, ठीक है। इसके चारों तरफ ना हमारे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन को ना इससे अलग करने के लिए, इन इलेक्ट्रॉनों को इनसे अलग करने के लिए जो हमें एनर्जी लगानी पड़ती है ना, वही हमारी होती है आयनन ऊर्जा, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया है। पिछला कुछ रिवाइज करवाऊँ, बताओ आपने क्या पढ़ा था पिछले कुछ में से। अगला हमारा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 ऑफ इंडिया व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ क्रिश्चियन कम्युनिटी टू द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो देखो अब हम चलते हैं सेंसस 2011। सेंसस का क्या मतलब है, जनगणना 2011 के हिसाब से मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। तो देखो हमारी जनगणना जो लास्ट हुई थी ना, वो 2011 में हुई थी। ये प्रतिवर्ष 10 साल के अंतराल में होती है। होनी तो फिर ये 2021 में चाहिए थी, लेकिन ये 2021 में नहीं हुई ड्यू टू कोविड की वजह से यह हमारी नहीं हुई। अब ये 2024 में होनी थी, 2024 में भी भाई चली, पर ऐसा कुछ ये सामने नहीं आया। अब ये 2025 में होने की संभावना है, तो 2025 में हो सकती है। ये हमारी सेंसस क्या होती है, इसमें ना देश के हम विभिन्न चीज़ों के बारे में देखते हैं, कितना लिंगानुपात है, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, या कितना हमारे देश की जनसंख्या है, क्या क्या है, वो हम सब देखते हैं। भारत में सबसे पहले जो सेंसस हुई थी ना अनऑफिशियली, अगर हम अनऑफिशियली देखें तो 1872 में यहाँ पर मायो के टाइम में करवाई गई थी। ये जो मायो था उसके द्वारा करवाई गई थी। लेकिन अगर हम देखें जो ऑफिशियल हमारी सेंसस हुई थी वो हुई थी कब, 1881 में, रिपन के टाइम में, रिपन। उसके बाद भाई हर 10 साल के अंतराल में हो रहा है। ये जो मायो था और रिपन था, इनका भी मैं आपको कार्यकाल दोनों को बता देता हूँ। तो रिपन का जो कार्यकाल था वो था हमारा 1880 से 84 के आसपास, 84 तक, और ये था हमारा 1869 से 1872 तक। तो जो ये रिपन था ना, ये भाई सबसे अच्छा था। जितने भी अंग्रेज बन के आए ना, वाइस राय हो या गवर्नर जनरल हो, ये रिपन है ना सबसे अच्छा मान सकते हैं औरों के बराबरी में। तो भाई इसने ही सबसे पहले 1881 में है वो सेंसस शुरू करवाई थी। अगर अभी तक देखें हमारी टोटल सेंसस कितनी हो चुकी हैं, तो ये जो 2011 वाली है ना, ये अभी तक 15वीं सेंसस है। और अगर हम इसको इंडिपेंडेंस के बाद देखें, इंडिपेंडेंस जो हमें आज़ादी मिली थी उसके बाद देखें, तो ये हमारी सातवीं सेंसस थी उसके हिसाब से।
जो 2011 में हुई थी उसके सेंसस कमिश्नर कौन थे? उसके सेंसस कमिश्नर थे सी.वी. चंद्रमौली। सी.वी. चंद्रमौली जी यहाँ पर थे। और इसका मोटो क्या था, इसका मतलब नारा क्या था? आवर सेंसस आवर फ्यूचर इसका था। ये हमारी, मैंने आपको सेंसस से रिलेटेड सब कुछ थोड़ा थोड़ा बता दिया। और अगर हम देखें, अगर हमारा देखो, सबसे पहले तो हमारी 1872 के आसपास हुई थी। अगर अनऑफिशियल और देखें तो हमने इससे भी पहले हमने 1830 में भी ढाका है जो बांग्लादेश में, पहले तो हमारा एक ही भारत हुआ था, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ये जो बांग्लादेश है ये तो 1971 में टूट के बना था। तो ढाका में करवाई गई थी अनऑफिशियल सेंसस, यहाँ पर हुई थी, एक शहर में करवाई गई थी। और ये हेनरी के द्वारा करवाई गई थी, हेनरी वेटन द्वारा करवाई गई थी। और इन्हें ही हम फादर ऑफ इंडियन सेंसस कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन सेंसस इन्हें कहते हैं। अब देखते हैं 2011 के अनुसार हमारे कितनी क्या आबादी थी, कितने धर्म के लोग क्या क्या भारत में रहते थे। एक बार मैं इसको रफ कर लेता हूँ। देखिए, तो 2011 के अनुसार हमारे जो देश में, एक मिनट रुकिए, 2011 के अनुसार हमारे देश में जो लोगों की संख्या थी, कौन से धर्म को कितने मानते थे? तो देखिए, जो हिंदुइज्म को मानते थे, हिंदू धर्म को फॉलो करने वाले थे, वो होते 79.8% लोग, मतलब 100% में से ये इतने थे। अगर इस्लाम के देखें तो इस्लाम के थे 14.2%। अगर हम क्रिश्चियन के देखें तो वे थे 2.3%। अगर हम सिखिज़म के देखें, सिखिज़म वो थे 1.7%। अगर हम बुद्धिज़्म के देखें, बुद्धिज़्म वो थे 0.7%। और अगर हम जैनिज़्म के देखें, जैनिज़्म वो थे 0.4%। तो हमारा क्वेश्चन पूछा गया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, तो व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ क्रिश्चियन कम्युनिटी इन द टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया? तो टोटल पॉपुलेशन 2.3% थी। अभी सेंसस में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बची हुई हैं, जैसे लिंगानुपात, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं आपको अगली जो क्लासेज हैं उनमें धीरे धीरे आपको समझाता रहूँगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट? तो ये है मनरेगा। तो भारत सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित की थी? तो देखो, जो ये मनरेगा है, इसकी जो फुल फॉर्म है वो हम इसका मनरेगा बोलते हैं, मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो ये कब लागू हुआ था? ये हुआ था हमारा 2005 में। इसमें हम कितने दिन के लिए रोज़गार देते हैं? जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में इसमें रोज़गार दिया जाता है, तो इसमें कितने दिन के लिए रोज़गार दिया जाता है? इसमें दिया जाता है 100 दिन के लिए। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि इसमें कितने दिन का रोज़गार होता है, वो 100 दिन का। जो इसमें फर्स्ट फेज़ था उसमें हमारी 200 डिस्ट्रिक्ट थी, 200 ज़िले थे वो लिए गए थे। और एक बार आप मनरेगा स्कीम में आप अगर एनरोलमेंट करवाते हो, अपना पंजीकरण करवाते हो, तो 5 साल के लिए है आपका इसका जॉब कार्ड बन जाएगा। मनरेगा स्कीम अगर भाई हरियाणा में देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है मनरेगा स्कीम के तहत। आपने अपने जो भाई गांव के रहने वाले बच्चे होंगे उनको पता भी होगा कि यहाँ पर ना जो जिला पंचायतें होती हैं ना, वो भाई कुछ काम देती हैं। जैसे भाई यहाँ पर आप नदियों को साफ कर सकते हो या गांव में कुछ कर सकते हो, तो ऐसे 100 दिन का रोज़गार दिया जाता है और उसके बदले आपको काम करने के पैसे भी मिलते हैं। तो इस समय में 2005 में हमारे पीएम कौन थे? वो थे मनमोहन सिंह जी, जिनकी हाल ही में डेथ भी हो गई है, मनमोहन सिंह जी। तो ये मैंने आपको दोनों की दोनों चीज़ें बता दी हैं। तो कब ये लागू हुई थी हमारी? ये हुई थी 2005 में मनरेगा स्कीम लागू हुई थी। अगला हमारा सेल से रिलेटेड क्वेश्चन है, चलिए आप एक बार ट्राई कीजिए इतना। फाइंड द ओड वन आउट, इसमें से विषम संख्या है, वैक्यूल्स, न्यूक्लियस, राइबोसोम, लाइसोसोम। तो देखो, जो हमारे न्यूक्लियस होता है वो हमारा क्या होता है? एक हम मान लीजिए ये है हमारा सेल,
ये सेल है, तो इसके बीच में ना एक न्यूक्लियस होगा, तो इसको हम यहाँ पर न्यूक्लियस बोलते हैं। एक सेल में हमारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पहले मैं आपको एक बार सेल ही पढ़ा देता हूँ। सेल देखते हैं, तो देखो सेल चैप्टर देख लेते हैं एक बारी। तो जो सेल की स्टडी, जो सेलों का अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी। तो ये सेल की खोज कैसे हुई, तो देखो एक दिन एक रॉबर्ट हुक नाम का बंदा था, रॉबर्ट हुक। इन्हें ही सेल का हम जो फादर कहते हैं। तो इन्होंने ना 1665 में क्या किया, एक पेड़ की ना छाल ले ली और उसको देखा। उसमें ना इसने हनी कॉम्ब जो हमारा होता है मधुमक्खी के छत्ते की तरह, उसमें ना उसने पैटर्न देखा, ऐसे पैटर्न देखा। तो इसने ही देखा कि ये हमारे सेल हैं। तो 1665 में इसने यहाँ पर सेलों की खोज की, लेकिन इसने यहाँ पर डेड सेल की खोज की थी, मृत जो सेल हैं उनकी खोज की थी। जो लीवन हॉक थे, इनके बाद आए लीवन हॉक 1674 में। इन्होंने की थी लाइव सेल की खोज। इन्होंने क्या लिया, जो पॉन्ड वाटर है ना, जो पानी होता है, उसमें से इन्होंने एक गिलास पानी भरा और उसमें देखा कि भाई क्या होता है कि सेल कैसे। तो इसने वहाँ पर खोज की और इसने जीवित सेलों की खोज की, जीवित सेल की खोज की। अगर फादर देखें तो ये हैं, देखो फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी। और फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी देखें, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, तो वो कौन है, हमारे ल्यूवन हॉक जी हैं। अगर हम देखें जो यहाँ पर सेल थ्योरी है, सेल थ्योरी का क्या मतलब, जो सेल है ना वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये जो सेल थ्योरी है वो किसने दी है, वो दी है स्लाइडन एंड स्वान। भाई जो मैं ये नाम लिख रहा हूँ ना, ये आप किसी भी भाषा में लिख सकते हो, क्योंकि ये बोलने में आने चाहिए, आपको स्पेलिंग से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और ये जो सेल थ्योरी दी गई है ना, ये 1839 में दी गई है। तो ये मैंने आपको बता दिया है। आगे चलते हैं, हम अब बात करते हैं सेल के बारे में कि सेल हमारा होता क्या है। तो देखो एक हमारा बेसिक यूनिट ऑफ सेल है, मतलब जो सेल है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसी सेल में हमारे क्या होते हैं, इसमें हमारे न्यूक्लियस होंगे, राइबोसोम होंगे, वैक्यूल होंगे, और हमारे न्यूक्लियस और एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम होगा, बहुत सारे होंगे, गोल्गी बॉडीज होंगी। तो जो हमारा न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस है वो मान लो एक सेल का ब्रेन होता है, बीच में होगा ये, बीच में, तो यहाँ पर एक न्यूक्लियस होगा। तो जो न्यूक्लियस की खोज की थी ना, वो किसने की थी, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और न्यूक्लियस की खोज ये की गई थी रॉबर्ट ब्राउन द्वारा। कब की गई थी, 1831 में। ठीक है, न्यूक्लियस जो होता है हमारा ब्रेन होता है एक सेल का। अगर वहीं पर हम देखें जो हमारे वैक्यूल्स होते हैं, वैक्यूल्स का क्या काम होता है, देखो एक तो हमारा एनिमल सेल होता है, एनिमल सेल, एक हमारा होता है प्लांट सेल। एनिमल में हम आ गए भाई, आप सब आ गए, जितने भी भाई जीव जंतु हैं वो हमारे एनिमल में आ गए, जितने भी पेड़ पौधे हैं वो हमारे प्लांट सेल में आ गए। तो जो वैक्यूल्स होता है ना, इनका क्या काम होता है, इनका काम होता है जो पानी होता है ना एक सेल में, तो पानी को ये स्टोर करते हैं। अब ह्यूमन में पानी की आवश्यकता है, लेकिन जो पेड़ हैं उनको बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए पेड़ों में ना इनका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है वैक्यूल्स का। लेकिन इंसानों में देखें या जानवरों में देखें तो इसका साइज़ अब बहुत ज़्यादा छोटा होता है। ऐसे ही अगर लाइजोजोम्स देखें, लाइजोजोम्स क्या होते हैं, लाइजोजोम्स को बोलते हैं हम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, ऑफ द सेल। तो ये जो सुसाइडल बैग होता है ना ऑफ द सेल, ये क्या करता है, मान लो कोई सेल है आपका ख़राब हो गया, कोई सेल है इसमें से कोई काम नहीं कर रहा है, तो ये लाइजोजोम ना भाई उसके पास जाएगा और अपने आप को ना फोड़ लेगा और फिर उसको खा जाएगा और उसको जो ख़राब हो चुका सेल है ना उसको बाहर निकाल देगा। तो इसलिए ही हम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं। एक होता है फिर हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये ना पूरा मैं आपको
पढ़ाऊंगा, पहले आप बस इतना ही जान लीजिए। एंडीप्लाजिक रेटिकुलम देखो ये कुछ इस प्रकार का होता है, मान लो ऐसा होगा। तो इसमें ना दो एरिया होते हैं, एक तो होता है हमारा स्मूथ एंडोप्लाजिक रेटिकुलम, एक होता है हमारा रफ एंडोप्लाजिक रेटिकुलम। तो जो ये रफ वाला होता है ना, इसमें ही हमारा राइबोसोम होता है, राइबोसोम होता है जो कि प्रोटीन बनाने में मदद करता है। जो हमारा प्रोटीन बनता है ना, वो राइबोसोम के ही कारण बनता है। तो अभी आप यही रखना, मैं आपको पूरा ये रिवाइज करवाऊंगा, बस आप एक बारी ये अपने दिमाग में कहा लेना। आगे की क्लासेज में मैं आपको पूरे जो फोटोज हैं वो लेके आने की कोशिश करूँगा इसके। तो इसका जो राइट आंसर होगा ओड वन आउट, ये होगा हमारा राइबोसोम। ये होगा हमारा राइबोसोम, क्योंकि जो न्यूक्लियस है वो भी एक अपने आप में अलग से है। जो न्यूक्लियस है वो भी एक सेल में अलग से दिखता है, जो वैक्यूल है वो भी एक अलग होता है, लाइसोसोम है। लेकिन जो ये राइबोसोम है ना, राइबोसोम ये एंडीपुलम रेटिकुलम का ही एक पार्ट होता है। तो इसमें ओड वन आउट में अगर देखें तो राइबोसोम हमें देखने को मिलता है। अगर हिंदी में करके दिखाऊं तो हिंदी में भी, भाई इतना टाइम कैसे लग रहा है, हाँ, तो हिंदी में विषम चुनिए रक्तिकाएं केंद्रक राइबोसोम लाइसोसोम, तो ऐसे ही है। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ जीरो बेस बजट। तो जीरो बेस बजट हमारा क्या होता है, तो देखो जो हमारा एक जीरो बेस बजट होता है ना, जीरो बेस बजट उसमें ना हम पिछले साल का कोई भी आधार नहीं लेते। मान लो इस बारी हमारा बजट आएगा तो हम पिछले साल के खर्चे देखेंगे, आमदनी देखेंगे कि भाई कितना क्या रहा है। लेकिन जीरो बेस बजट का मतलब कि भाई जो खर्चा हो चुका है वो हो चुका पिछले साल। इस साल ना जो भी हम देखेंगे तो नए सिरे से देखेंगे, कुछ भी पिछली बारी को वो नहीं देखेंगे। मान लो पिछले साल भाई तुमने 10 रुपये खर्च किए, अगले साल तुमने सोचा भाई मैंने यार पिछले साल 10 रुपये ना खाम खाए खर्च कर दिए हैं, गलत खर्च हो गए हैं, इस बारी ना हम 8 रुपये खर्च होने चाहिए थे। लेकिन जब हम जीरो बेस बजट लाते ना तो हम ना तो 200 रुपये के देखते ना हम 8, हम देखते हैं कि हमारा खर्चा कुछ भी नहीं हुआ है, हम जीरो से शुरू कर रहे हैं। तो ये होता है हमारा जीरो बेस बजट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा री एवुलेशन ऑफ ऑल द एक्टिविटीज एवरी ईयर व्हेन बजट प्रोविजन आर मेड। तो रीवैल्यूएशन करते हैं हम जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं एवरी ईयर व्हेन द बजट प्रोविजन इज कम। हिंदी में दिखा देता हूँ। शून्य आधारित बजट क्या होता है, बजट प्रावधान किए जाने पर हर साल सभी गतिविधियों का पूर्ण मूल्यांकन करना। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मई 2023 में ओडिशा सरकार द्वारा शुरू की गई मो घर योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को अधिकतम कितनी राशि का गृह ऋण मिल सकता है। तो देखो इसमें जो गृह ऋण मिलेगा ना, तो वो मिलेगा आपको 3 लाख तक। इसमें क्या है, जो ये स्कीम चलाई गई है ओडिशा सरकार द्वारा मोगर, इसमें अगर आपके पास कोई प्लाट है या आपका जो मकान है वो जर्जर हालात में है तो उसमें भाई सरकार है आपको 3 लाख रुपए तक देगी कि भाई अपना एक तो चाहे आप तो अपना घर बना लो या आप अपने उस घर की रिनोवेशन करवा सकते हो। तो ये हम इसमें याद करेंगे। तो पिछले कुछ क्वेश्चंस को रिवाइजन कर लेता पूरा भाई मैंने आपको बताई थी ये क्या है, आप एक बार बता देना। और जो आरबीआई है उसने इंट्रोड्यूस किया था, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख दूंगा, इंट्रोड्यूस, एक मिनट रुकिए, इंट्रोड्यूस किया था, क्या किया था, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर माइक्रो फाइनेंस लोन्स 2022 में किया था। ये तो मैंने बता ही दिया। तो ये पूरा स्कीम क्या है मैं आपको पहले फिर से बता देता हूँ। प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज़ का मतलब है सुविधाएं फॉर रूरल एरियाज की प्रोवाइड करनी है। जो हमें ना जो शहरों में चीज़ें मिलती हैं ना वो हमें गांव तक भी पहुंचानी है। ये पूरा स्कीम थी। ये हमने कब लॉन्च की थी, ये 2004 में लॉन्च की थी, मैंने पिछली वीडियोज में करवा दी थी। अच्छा, एक मॉडर्न वुमेन के नाम से था, मॉडर्न वुमेन स्कीम थी। वो कहाँ पर हुई थी, वो हुई थी तमिलनाडु में, जिसमें जो 12वीं तक की जो लड़कियां हैं उनको प्रतिवर्ष 1000 रुपये प्रत्येक महीने 1000 रुपये दिए जाएंगे अपनी हायर सेकेंडरी की जो उनको पढ़ाई करनी है उसके लिए। और भाई तमिलनाडु के जो सीएम हैं वो भी बता दो कौन है, एम के स्टालिन हैं।
अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो भारत ने जो अमेरिका के संविधान से वो क्या ली है, वो ली है रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेज। ये हमने अमेरिका के संविधान से लिए हैं। और हमने अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिए हैं, और हमने लिया है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को, वाइस प्रेसिडेंट, ये हमने अमेरिका के संविधान से लिए हैं। अगर वहीं देखें हम दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के संविधान से हमने क्या लिया है, अफ्रीका के संविधान से, तो वहाँ से लिया हमने संविधान संशोधन, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो हमने साउथ अफ्रीका से लिया, संविधान संशोधन। और ये कौन से आर्टिकल में दिया गया है, ये 368 के आर्टिकल में दिया गया है। अच्छा, हम देखें जर्मनी से वे हमने जर्मनी से क्या लिया है, जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं जो इमरजेंसी के टाइम स्थगित हो जाते हैं, वो हमने कहाँ से लिए हैं, जो हमारी इमरजेंसीज की पावर हैं वो हमने कहाँ से लिए हैं, जर्मनी से ली हैं। क्योंकि जब हमारी इमरजेंसी लगती है ना, तो हमारे फंडामेंटल राइट हैं वो रद्द हो जाते हैं। बस दो जो फंडामेंटल राइट हैं वो रद्द नहीं होते, वो कौन से हैं, वो हैं 20 और 21। ये दो हैं हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं वो रद्द नहीं होते हैं। अभी बात करते हैं हम राष्ट्रपति की, जो हमने पिछली क्लासेज में पढ़ा था, और उपराष्ट्रपति के आर्टिकल के बारे में। बताओ भाई क्या होती है ट्रिक, मैं आपको बता देता हूँ। पकानी कोका दुयो दसम, पकानी कोका दुयो, पूरा नहीं बताऊंगा भाई क्योंकि मैंने आपको बहुत बारी बता दिया, 3 में रिवाइज गया है। उपराष्ट्रपति का जो ट्रिक थी उसका निकासी शनि है। इसका मतलब था पैसे, पद राष्ट्रपति का ये है 52 से लेके 61 तक, ये है 63 से लेके 70 तक। पद, का से कार्यपालिका का प्रमुख, नी से निर्वाचन, को से कोटा, का से कार्यकाल, दू से दोबारा चयन हो सकता है, यो से योग्यता, दय से शर्तें, स से शपथ, मैं से महाभियोग, ऊ से राष्ट्रपति, स से सभापति, कैसे कार्य, नी से निर्वाचन, का से कार्यकाल, सी से बताइए, स से शपथ, नी से निर्वाहन। सी से बताइए, जल्दी से बताइए सी से क्या होगा भाई, बताओ यार, मैं तुम्हारी मैं सुन रहा हूँ भाई, जो तुम बताओगे ना वो मैं सुन रहा हूँ। सी से होगा समय, उसका कितने कार्य का समय होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिए हैं। और भी मैंने कुछ आर्टिकल बताए थे, बताओ। जो हमारे इलेक्शन कमीशन होती है वो आर्टिकल कहाँ पे है, 324 में है, ठीक है। अगर हम देखें और आर्टिकल, मनी बिल भी बताया था मैंने आपको, मनी बिल वो कौन से आर्टिकल में है, वो हमारे 110 आर्टिकल में। डीपीएसपी कौन से में है, डीपीएसपी 36 से 51। अच्छा 51 ए से याद आ गया भाई, मौलिक कर्तव्य, बताओ कहाँ से लिए हैं, यूएसएसआर से। किसके टाइम में लागू किए थे, इंदिरा गांधी जी के टाइम पे। यहाँ पर जो कमेटी है सिफारिश किसकी थी, सरदार सवर्ण सिंह की कमेटी के सिफारिश। उन्होंने कितने आर्टिकल दिए थे, 10, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने कितने माने थे, 8। 2 इन्होंने अपने तरफ से ऐड किए थे। जो 11वां था वो कब हुआ था, 2002 में। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के तहत, 86वें कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के तहत हुआ था। अभी भाई बताओ 11 के 11, मैं रिवाइज नहीं करवाने वाला, अब बहुत बारी करवा चुका हूँ, आज लास्ट बारी करवा रहा हूँ, फिर नहीं करवाऊँगा। ABCDEFGHIJK। ए से एंथम, हमें अपने देश के जो राष्ट्रगान है या झंडा है उसकी वो करनी चाहिए। बी से बापू, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके जो विचार, उनकी हमें कदर करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सी एकता, अखंडता और सोवर्निटी को हमने देखना चाहिए। डी से डिफेंस, देश को जब भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम अपने देश के लिए तैयार हैं। ई से बताओ फ्रेटर्निटी। एफ से संस्कृति। जी से ग्रीनरी। एच से साइंटिफिक सोच रचनीय है। आई से नो वॉयलेंस। जे से हमें अपने देश का आगे बढ़ाना, और के से
6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री शिक्षा। तो भाई मैंने आपको इसमें ना मैंने आपको कितनी चीज़ें करवा दी हैं, इसमें भाई बहुत ज़्यादा चीज़ें करवा चुका हूँ मैं अभी पॉलिटिकल में भी। द लेयर मेड अप ऑफ unconsolidated rock, dust, soil, etc. that is deposited on a bedrock surface like a blanket is known as। तो बताओ इसमें क्या होगी, हिंदी में करके देखते हैं। वह परत जो अप्रतिबंधित चट्टान, धूल, मिट्टी आदि से बनी होती है और जो एक कंबल की तरह आधार सेल की सतह पर जमा होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं रेगोलिथ। रेगोलिथ इंग्लिश में भी सेम होगा, रेगोलिथ हम कहते हैं। तो देखो जो भाई एक को यहाँ पर मान लो हमारी एक सरफेस है, तो इस पे जो हमारी परत जमा हो जाती है ना, तो उसको ही हम एक रेगोलिथ कहते हैं। अभी मैं आपसे पूछता हूँ चट्टानें, जो चट्टानें हैं वो हमारी कौन सी होती हैं? तो देखो बेसिकली हमारी 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं। एक तो इग्नियस, एक होती है सेडिमेंट्री, एक होती है मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। तो इग्नियस रॉक क्या होती है? मान लो ये हमारा ज्वालामुखी है, यहाँ से ज्वालामुखी बाहर बहा, तो ये जो एकदम फ्रीज हो गए ना, तो यहाँ पर बनेगी हमारी इग्नियस रॉक। अब ये भाई ज्वालामुखी बहा, फिर कभी ये फटा, फिर ज्वालामुखी बहा, फिर फटा, फिर ज्वालामुखी बहा, तो यहाँ पर ना एक लेयर सी बन जाएगी इसमें, तो वे होती है हमारी सेडिमेंट्री रॉक। और मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है? जब इग्नियस रॉक या सेडिमेंट्री रॉक पर पीवीटी लगता है। पीवीटी क्या होता है? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, तो उसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। अभी मैं इसके कुछ एग्जाम्पल भी आपको करवा देता हूँ। तो देखिए जो इग्नियस रॉक के हमारे एग्जाम्पल हैं वो हमारे ग्रेनाइट, पुमाइस, गबरू, बेसाल्ट। सेडिमेंट्री रॉक देखें तो सेडिमेंट्री रॉक्स में हमारे कौन से आ जाएंगे? इसमें आ जाएंगे मार्बल, अरे नहीं, ये सेडिमेंट्री में नहीं है, मेरा भी दिमाग चला हुआ है। ये हमारे ना मेटामॉर्फिक का होता है। इसका क्या होता है? अच्छा एक तो होता है शायद चौक, एक मिनट रुकिए, चौक और लाइमस्टोन और सैंडस्टोन इसके एग्जाम्पल होते हैं। और जो होते हैं ना मेटामॉर्फिक के होते हैं क्वार्ट्ज, मार्बल और शिचिस्ट, ये हमारे इनके एग्जाम्पल होते हैं। और भाई इनमें से ही आ जाएंगे। अभी देखो इग्नियस रॉक को कैसे याद रख सकते हो? ज्वालामुखी से लगने इग्निशन हो रहा है, मतलब ज्वाला। तो भाई ज्वाला क्यों होता है? जो बच्चा जब गाभरू होता है ना, गबरू का मतलब होता है भाई अभी बच्चा जवान हो चुका, गबरू होता है ना, तो साल्ट बहुत ज़्यादा खाता खाने में, भाई मेरे को नमक चाहिए, तो उसको ना साल्ट बहुत ज़्यादा चाहिए। और भाई वो ना नाइट में घूमता, ग्रे नाइट, वो ना नाइट में घूमता, नाइट में घूमेगा, साल्ट ज़्यादा खाएगा और भाई गबरू हो जाएगा। और हर चीज़ की ना पैमाइश करेगा, पुमाइश, उसके ना बार में पैमाइश होगी। भाई आज ये 2 फुट का हो, 2 फुट बोल रहा हूँ भाई क्या बोलो, 5 फुट 5 इंच का हो गया भाई, आज 5 फुट 7 इंच का हो गया, मैं 5 फुट 8 इंच का हो गया। तो भाई जब उस बच्चे में ना अपनी ज्वाला होती है तो ना अपनी रोज़ पैमाइश करता है। 1 मिनट रुकिए, फ़ोन आ गया मेरा। तो ये इग्नियस रॉक का था भाई। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा ना, और मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, मतलब मैं 26 को जाने वाला हूँ, 24 है आज। तो इग्नियस रॉक मैंने आपको बता दिया है। अभी है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री में क्या होंगे? स्टोन याद कर लो। एक तो जो हमारा लाइमस्टोन है, सैंडस्टोन है, और जो हमारा चौक होता है ना, हम चौक का प्रयोग करते हैं अपने स्कूल में, तो वो भी हमारा क्या होता है? एक स्टोन की तरह है। तो भाई सेडिमेंट्री तो चौक इसमें याद कर सकते हो। और वही जो मेटामॉर्फिक है वो है क्वार्ट्ज, मार्बल और शिचिस्ट। ये हमारे हो गए हैं। मैंने आपको भाई स्टोन से भी रिलेटेड करवा दिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द फेमस ऑटोबायोग्राफी लेसन्स लाइफ टोट मी अनलोनली इज रिलेटेड टू। तो देखते हैं। तो जो बायोग्राफी है वो किससे रिलेटेड है? ये जो फेमस ऑटोबायोग्राफी है ना, मैंने आपको कई प्लेयर्स की हैं वो ऑटोबायोग्राफी करवाई थी, आपको याद है? देखो एक तो मैं करवाई थी द टेस्ट ऑफ माई लाइफ,
ये किसकी थी? ये थी युवराज सिंह की, युवराज सिंह की। अगली थी हमारी, मैं ये सभी क्रिकेटर्स की करवा रहा हूँ पहले, प्लेइंग इज माई वे, इट माई वे, माई वे। तो वो किन की थी? वो थी सचिन तेंदुलकर जी की, सचिन तेंदुलकर। अगर नो स्पिन देखें, ये किसकी थी? ये थी शेन वॉटसन की, शेन वॉर्न की, शेन वॉर्न की। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भाई कितनी बार एग्जाम में आ चुकी है, मैं अनगिनत टाइम आ चुकी है, 28 एंड बियॉन्ड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वैसे जितनी मैं करवाना इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा। 21 एंड बियॉन्ड ये किसकी है? ये है VVS लक्ष्मण जी की, लक्ष्मण। और अगली है सिक्स मशीन, सिक्स मशीन, यह आपको पता ही होगा, ये ग्रिस गेल की, क्रिस गेल। भाई कितने छक्के, इतना भारी तो बैट होता है इनका। तो क्रिस गेल जी की है। अच्छा, जो हमारी लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोनली, कि मतलब जो लेसन्स हैं लाइफ के वो मेरे को सीख गए अननोनली, मुझको पता भी नहीं था, ये किसकी है? अनूप फंकेर जी की ऑटोबायोग्राफी है। अच्छा, एक और इनकी जो किताब है वो भी बहुत ज़्यादा SSC में पूछी गई है, वो है यूअर बेस्ट डे इज टूडे, यूअर बेस्ट डे इज टूडे। तो मैंने अभी तक आपको कितनी किताबें करवा दी? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 किताबें करवा चुका हूँ भाई। अगली बार मेरे को 7 के साथ याद होनी चाहिए भाई, पक्का याद कर लेना यार, क्योंकि तुम्हारा ही फायदा होगा, मेरे को भाई तुम तनख्वाह थोड़ी ना दोगे। तो भाई मैं एक बड़े भाई के तौर पर कह रहा हूँ भाई, ज़रूर याद करना यार, याद नहीं करोगे तो फिर पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, इसमें हिंदी करने की जरूरत ही नहीं है। इन दिसंबर 2022 द पार्लियामेंट पास द एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2022, द बिल एम्स टू मेक यूज ऑफ। तो देखो, एक ना पार्लियामेंट में ना एक बिल पास हुआ था एनर्जी कंजर्वेशन, मतलब एनर्जी हमें बचानी है 2022 में। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था ना इस बिल का, वो क्या था कि हम ना जो नॉन फोसिल फ्यूल हैं उनकी ना जो बढ़त हैं वो बढ़ाएं। फोसिल फ्यूल क्या होते हैं? जो भाई प्रकृति ने हमें दी है, मान लो जो पेट्रोल है, तेल है और डीजल है और लकड़ी है और वुड या कोल, ये सभी फोसिल फ्यूल के तौर पे आते हैं। नॉन फोसिल फ्यूल का हमने ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना होगा, जिससे भाई जो हमारी एनर्जी है वो कंजर्वेशन हो सके, जो से हम बचा सकें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नॉन फोसिल फ्यूल्स। आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल। कहाँ पर हमारी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेनफॉल होती है? तो वो हमारी होती है मानसीराम में। ये मानसीराम कहाँ पड़ता है? अभी आपके ना एक और भाई, आप अपने जो डेस्क के आगे ना मैप लगा के रखा करो, ये हमारे मान लो भारत का मैप है। तो यहाँ पर ना, यहाँ पर हमारी 3 पहाड़ियाँ हैं, एक तो खासी, एक जैंतिया, खासी जैंतिया, जैंतिया गारो, एक गारो खासी जैंतिया। तो जो ये मासेराम जगह है ना, ये कहाँ पर पड़ती है? ये खासी जो हिल्स है वहीं पड़ती है। और ये तीनों ही हिल्स कहाँ पर पड़ती है? हमारी पड़ती है मेघालय में, मेघालय में पड़ती है। मेघालय हमारा कहाँ है? यहाँ पर तो हमारा क्या हो जाएगा? ऊपर अरुणाचल प्रदेश, फिर यहाँ पर पूरा भाई असम आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारा मेघालय। तो मेघालय में यहाँ पर कहीं पर मेघालय हमारा पड़ता है। तो यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा बारिश होती है, मतलब ये ना एक हाईएस्ट है, पूरे वर्ल्ड की भी हाईएस्ट मान सकते हो, इतनी ज़्यादा बारिश होती है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा, देखो ये क्वेश्चन है, मैंने 4 से 5 बारी पढ़ा लिया होगा और ये हर एक उसमें आ जाता है, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आपको। जो पंडित शिव कुमार शर्मा है तो वे कौन सी से रिलेटेड? भाई पहले करवाया हुआ है, बताओ यार किससे रिलेटेड है। आज हम एक बार सरोद के भी देख लेते हैं, मैं जो भाई पिछली है ना वो जल्दी से मार देंगे। तो सरोद, सरोद को ना याद रखो आप, अवरोध, अवरोध रुकावट होती है, सरोद को ट्रिक से याद करो, अवरोध, अवरोध, ठीक है। तो भाई अवरोध किसने किसने किया था? मैं भाई रिस्पेक्ट करता हूँ जितने भी हैं, ये एक ट्रिक है, प्लीज़ यार कोई भी अपने दिल पे मत लेना, मैं पहले ही भाई सॉरी मांगता भाई, नौकरी के लिए भाई करना पड़ता है, ट्रिक बनानी पड़ती है। अवरोध, तो अवरोध किन किन ने किया था? याद करवाऊँ? चलो देखो, सवरोध, अवरोध, अवरोध किसने किया था? अकबर, अकबर ने, अकबर, अकबर। तो अकबर रिलेटेड किन से हैं? अकबर,
अलाउद्दीन, अलाउद्दीन। तो अकबर खान, ये है हमारे सरोद से रिलेटेड। अलाउद्दीन खान, ये है हमारे किससे, सरोद से रिलेटेड। तो आप बड़े ही आसानी से याद कर सकते हो क्योंकि मेडिवल में हम पढ़ते हैं अलाउद्दीन और अकबर दोनों को। सितार, सितार मैंने आपको बहुत ज़्यादा, मैं पूरा नाम नहीं लिखूंगा। रविशंकर जी, रविशंकर जी 1999 में इनको भारत रत्न मिला था। बताओ भाई 1998 में किसको मिला था, और 1998 में भारत रत्न किसको मिला था, और 2001 में किसको मिला था। और सितार से रिलेटेड हमारे विलायत में भी क्या रवि निकलता है, तो रविशंकर, विलायत खां, और कौन थे, निखिल बैनर्जी, निखिल बैनर्जी। ठीक है, निखिल बैनर्जी से याद कर सकते हो। संतूर, संतूर का ना जो साबुन आता है उससे याद कर सकते हो। जो इसका राइट आंसर होगा पंडित शिव कुमार शर्मा है, वो संतूर से है। तो देखो मैं आपको एक थोड़ा दिमाग लड़ाने को कहता हूँ। संतूर का साबुन लगा के, संतूर का साबुन लगा के कौन, राहुल, राहुल कुमार शर्मा, राहुल, आप पूरा मतलब लिखो। संतूर का साबुन लगा के राहुल सुबह सुबह शिव जी के भजन करने गया, भजन करने गया। वहां पर उसे कौन मिला, तरुण मिला। वहां पर उसे कौन मिला, तरुण मिला। तो यहां से आप याद करते हो संतूर का साबुन लगा के राहुल, राहुल है ना जो इन शिव कुमार शर्मा जी का ही बेटा है। भजन, भजन सोपारी, भजन शिव, राहुल संतूर का साबुन लगा के शिव जी के मंदिर में गया, वहां पर भजन करने के लिए, वहां पर उसे तरुण मिल गया। तो तरुण भी, भजन सोपारी, राहुल, शिव कुमार शर्मा, ये सभी हमारे संतूर से रिलेटेड है। तबला, तबला जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं वो कौन थे, वो थे हमारे एक तो अल्लाह रखा, एक मिनट रुकिए, अल्लाह रखा, और हमारे जाकिर हुसैन जी, जिनकी अभी हाल ही में डेथ हुई है, जाकिर हुसैन जी। और अगर सरोज से बताओ ना, एक अमजद खान भी है भाई, अमजद खान, ये ना आप फिल्मों से याद रख सकते हो। अमजद खान जी हैं, वो फिल्मों में हैं अलाउद्दीन और अकबर, ये तीनों ही हमारे सरोद खान से रिलेटेड हैं। तो भाई मैंने बता दिया। अच्छा 1998 में MS सुब्बुलक्ष्मी जी को मिली थी, जो इनको हम कर्नाटिक क्वीन ऑफ द कर्नाटिक कहते हैं। किंग ऑफ द कर्नाटिक कौन है, राजा कौन है, वो पुरंदर दास जी हैं। 2001 में हमें किनको मिला था, वो मिला था हमारे बिस्मिल्लाह खान जी को भारत रत्न। और यहाँ पर लता मंगेशकर जी को मिला था। लता मंगेशकर कहाँ से हैं, मध्य प्रदेश से हैं। ये भाई मैं बहुत बारी करवा चुका हूँ, पिछले उसमें देख लेना। कभी सोचो भाई इतने जल्दी जल्दी क्यों बोल रहे हैं। बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे, शहनाई बजाते थे। शहनाई में कितने होल होते हैं, 7 होते हैं। मंगल वाद्य बोलते हैं क्योंकि मंगल वाद्य यंत्र बोलते हैं, और इन्होंने ही जो लाल किले में बैठ के शहनाई बजाई थी। तो ये सभी मैंने आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें करवा दी हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, मैच द आर्मी ऑफिसर ऑफ द मौर्यन एम्पायर इन कॉलम ए विद द रिस्पेक्टिव सैलरीज गिवन टू द वैल्यू। तो इसमें ना जो मौर्य काल है उसके बारे में बताना है कि भाई कौन सा किससे रिलेटेड है। तो देखो जो हमारा मौर्य काल में जो सबसे ऊपर का पद होता था ना, वो होता था सेनापति जी का। ठीक है, उसके बाद होता था अध्यक्ष का, उसके बाद होता था नायक का, और उसके बाद हमें क्या दिया है, सेनापति हो गया, मुखावज हो गया, नायक हो गया, अदवकास। एक मिनट रुकिए भाई, मेरे को हिंदी करनी पड़ेगी, हिंदी में याद कर रखा हूँ ना क्योंकि मैं, हाँ हिंदी में आ गया ना। तो सबसे ऊपर क्या होता था, सेनापति का होता था, फिर किसका होता था, अध्यक्ष का होता था, फिर किसका होता था, नायक का होता था, और फिर किसका होता था, मुखवास का होता था। तो इनके ना आप सैलरी मान लो, सैलरी क्या थी। तो जो हम पण है ना, पण उस समय में भाई जैसे हम यहाँ अभी रुपया बोलते हैं, 10,000 रुपये मिले, 20,000 रुपये मिले, तो उस टाइम पे ना जो हमारी जो टोकन था उसका नाम था पण। तो जो सेनापति है उसको सबसे ज़्यादा मिलते थे, 12,000 पण हमें मिलते थे। अगर हम अध्यक्ष को देखें तो अध्यक्ष को मिलते थे 8,000 पण। अगर हम नायक को देखें तो 4800, और मुखवास को देखें तो हमारे 4,000 पण मिलते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, और चौथे का डी। तो इसका राइट आंसर हमारा 4th हो जाना चाहिए। हाँ, तो इसका 4th ही आंसर है। जो ये आगे आगे हैं यही हैं। तो मैंने मौर्य काल के बारे में बता दिया है, मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो बताओ भाई आप कि मौर्य साम्राज्य की जो नींव है, जो इसके बनाने वाले हैं वो कौन है। तो वो हैं चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य जी हैं। आगे चलते हैं,
अरे अगला क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा भाई। हाँ, संसदीय व्यवस्था में निम्नलिखित में से किस सरकार का प्रमुख माना जाता है। तो संसदीय व्यवस्था है उसमें सरकार का प्रमुख किसे माना जाता है। तो जो सरकार का प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री के बारे में कहाँ पर दिया गया, तो आर्टिकल 74 में हमें प्रधानमंत्री के बारे में मिलता है और मंत्री परिषद के बारे में 75 में देखने को मिलता है। संसदीय प्रणाली हमने कहाँ से ली है, वो हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है। ब्रिटेन के संविधान से हमने प्रधानमंत्री के बारे में लिया है। राष्ट्रपति के आर्टिकल में आपको बहुत बारी बता चुका हूँ, 52 से 61 तक हमें दिए गए हैं। मुख्य न्यायाधीश, तो मुख्य न्यायाधीश के जो आर्टिकल हैं वो 124 से शुरू हो जाते हैं। यहीं पर ही हमारी जो सर्वोच्च न्यायपालिका है उसके बारे में हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करें अपनी राज्यसभा की, राज्यसभा नहीं, बात करें अपनी संसद की, फिर राज्यसभा की और फिर करें लोकसभा की। ये कौन से आर्टिकल में है ये मैंने आपको पहले भी बताए हैं। तो संसद हमारी 79 आर्टिकल में, राज्यसभा 80 आर्टिकल में और लोकसभा 81 आर्टिकल में इनके बारे में बताया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। वर्ष 1946 में भारत को सत्ता हस्तांतरित करने के लिए त्रिस्तरीय संघ का प्रस्ताव आया था। तो इंग्लिश में बता देता हूँ। इन द ईयर 1946 a three-tiered confederation for transfer of powers of India was proposed by। तो ये किसके द्वारा थे, तो देखो 1946 में ना भारत में क्या आया था, 1946 में भारत में आया था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन भारत में आया था। तो जो कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, वो थे पैंथिक लॉरेंस क्रिप्स दूसरा था और तीसरा था अलेक्जेंडर। तो ये तीन हैं, ये कैबिनेट मिशन के तहत भारत में आए थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द अल्पासी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। तो कौन सी जगह अल्पासी फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट किया जाता है प्रतिवर्ष। वेयर अ होली बाथ ऑफ द दैतीज इन द सी इज प्राइमरी अट्रैक्शन। जो होली बाथ है वो लिया जाता है दैतीज का इन द सी में, वो केरला में होता है। ये अल्पासी, जो हमारा अल्पासी त्योहार है वो केरला में मनाया जाता है। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने आंध्र प्रदेश के जितने भी फोक डांस हैं वो एक बारी कर लेते हैं आंध्र प्रदेश के। फिर मैं आपको कौन से एक तो गोवा के रिवाइज करवा दूंगा और एक हरियाणा के, दोनों के मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा। तो आंध्र प्रदेश के हम देख लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश के हमारा पहला तो है यक्षगान, दूसरा हमारा कारगा, तीसरा हमारा डोलू कुनीथा, ठीक है। अगला हमारा भूता, अगला हमारा कामसाले, उससे अगला बोलक और उससे अगला हमारा नाग मंडाला बोल लो या मंडला बोल लो, ठीक है। तो हमें कैसे याद करना, देखो आंध्रा का मैंने आपको एक और करवाया था धीमसा। मैं आपको भाई पहले बता रहा हूँ, मैं किसी की वो नहीं कर रहा हूँ, ये भाई एक ट्रिक के तौर पे लेना कि अंधा आदमी ना धीमे से चलता है, तो धीमसा याद रख सकते हो। अब ना आपको कैसे याद करना, देखो अंधे से आप क्या अरे एक हमने एक और छोड़ दिया ना, एक वीर गासे भी होता है, जस्ट अ मिनट, एक होता है हमारा वीर गासे। तो देखो अंधे से आप कैसे याद कर सकते हो, जो अंधे लोग होते हैं ना वो हमारे वीर होते हैं, बहुत ज़्यादा वीर होते हैं और वे बोलते भी हैं बहुत, मतलब जो लोग बोलते हैं ना उनकी बातों को वे सुनते हैं, क्योंकि उनको दिखता तो हाथ ही नहीं भाई क्या बोल रहा है, तो वे वीर होते हैं, वे बोलते हुए सुनते हैं। और भाई अंधे व्यक्ति के ना उनको भूत तो दिखाई नहीं देते, भूत कैसे दिखाई देंगे, तो वे भाई जो बोलते हैं उनको सुनते हैं, वीर होते हैं, भूत दिखाई नहीं देते हैं। और भाई उनके आगे ना नाग भी आ जाए तो वो भी उन्हें दिखाई नहीं देती। उससे आगे
वे ना किसी से भी कोई ज़्यादा बोलेगा उनके आगे तो बोले कम साले कम साले कम साले। डोलू नाम का उसका छोरा है, वो दोस्त है, यश नाम का उसका छोरा, ऐसे याद कर सकते हो। तो ऐसे देखो, जो हमारे अंधे लोग होते हैं वो वीर होते हैं, उन्हें नाक दिखाई नहीं देती, वे जो आदमी बोलते हैं ना उनको सुनते हैं और काम साले करते हैं, काम सारे करते हैं, काम साले से याद रखते हैं, वे काम सारे करते हैं। डोलू और यश नाम के उसके दो छोरे बोल रहा हूँ बार बार, दो दोस्त हैं और उनको भूत दिखाई नहीं देते हैं और करेगा 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 काम यश और डोलू करेगा, ऐसे याद आप कर सकते हो। गोवा, गोवा के आपको भाई जो गोवा है वहाँ पर मैन घूमने के लिए जाते हैं। अच्छा उसके बाद अगर हम देखें तो वे क्या करते हैं वहाँ पर, वे तरंग मेल करते हैं, तरंगे उठती हैं ना उनके अंदर, तरंग मेल करते हैं। उसके बाद वो क्या था, वे गाड़ी चलाते, पहले तो वे घोड़े मोड़नी जो कि मराठा के लिए हैं, फिर वे क्या करते हैं गाड़ी चलाते हैं, वो गाड़ी गाड़ी फुलगड़ी फुलगड़ी। और उसके बाद वो क्या करते हैं गाड़ी चलाते हैं, फिर वे सो जाओ रो मत राव मत और जागोर, ये हैं हमारे गोवा के डांस। अभी हरियाणा के याद कर लेते हैं। हरियाणा में क्या होता है, सांग होता है, खोरिया होता है, जब जो दूल्हा है वो दुल्हन को ब्याहने के लिए जाता है तो वहाँ पर जो औरत बच जाते हैं घर में वो खोरिया डांस करती हैं। सांग होता है, लूर होता है, छठी का डांस होता है, गुग्गा डांस होता है, गुग्गा नवमी का त्यौहार होता है ना हरियाणा में, छठी होता है, लूर होता है और खोरिया और सांग, ये आपको हरियाणा के याद होने चाहिए। तो भाई ये मैंने आपको सभी के सभी डांस चीज़ करवा दिया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो केरला हो जाएगा। अभी याद कर लें क्लासिकल डांस जो करवाए थे। जो कथक है यूपी का है, जो कथकली है या मोहिनी अट्टम है, भाई पहले ही करवा चुका हूँ इसलिए ऐसे लिख रहा हूँ, केरला के हैं। जो आंध्र प्रदेश का है वो है कुचिपुड़ी, मणिपुर का मणिपुरी, ओडिशा का ओडिसी, और सत्रिया कहाँ का है, सत्रिया है असम का। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, सत्रिया हो गया, मणिपुरी, ओडिसी और कौन सा रह गया, अच्छा तमिलनाडु का भरतनाट्यम। तमिलनाडु भरतनाट्यम से मैंने कौन बताई थी, हेमा मालिनी बताई थी, हेमा मालिनी। और नर्तकी नटराज, ये भाई पहले ही करवा चुका हूँ, 2019 में इनको पद्म श्री मिला था। पहले सबसे बड़ा कौन सा होता है, भारत रत्न, दूसरा होता है पद्म विभूषण, तीसरा होता है पद्म भूषण और चौथा होता है हमारा पद्म श्री। ऐसे याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, इंडिया प्लेड इट्स फर्स्ट टेस्ट मैच क्रिकेट अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो इंडिया ने जो अपना पहला टेस्ट मैच है वो कौन सी कंट्री के खिलाफ खेला था, तो वो खेला था इंग्लैंड के खिलाफ। ये जो हमारा पहला फर्स्ट टेस्ट मैच हुआ था ये कब हुआ था, 1932 में। और ये कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था लंदन में। लंदन का यहाँ पर कौन सा ग्राउंड था, वो था लॉर्ड क्रिकेट ग्राउंड। और जो हमारे यहाँ के कैप्टन थे इंडिया में, इंडिया की तरफ से, वो थे सी के नायडू जी, यहाँ पर सी है, ये सी के नायडू हैं। अभी हम बात कर लेते हैं वर्ल्ड कप की कि हमने कितने आज तक वर्ल्ड कप जीते हैं। तो अभी तक हमने 7 वर्ल्ड कप जीते हैं। अगर हम देखें ओडीआई में, T20 में, और जो चैम्पियंस ट्रॉफी हुई है अभी 2025 की जीती है चैम्पियंस ट्रॉफी। तो ओडीआई हमने 1983 में जीता, फिर 2011 में जीता। यहाँ पर कपिल देव जी हैं और यहाँ पर हैं MS धोनी जी जो हमारे कैप्टन थे। ये हुआ था वानखेड़े स्टेडियम जो कि मुंबई में स्थित है। T20 हमने 2007 में जीता और फिर हमने 2024 पिछले साल ही जीता। चैम्पियंस ट्रॉफी देखें तो 2002 में जीती, फिर 2013 में जीती और फिर 2025 में हमने जीती है। तो ये आप क्रिकेट से याद रख सकते हो, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इतना में
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकोरेक्ट रिलेटेड टू मैकाले। तो मैकाले को भी पता भाई, इंग्लिश इसने सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज है वो मैकाले ने ही इंट्रोड्यूस करी थी 1835 में, ठीक है। तो ही कंसिडर्ड इंडियन एंड अरब लिटरेचर इन्फीरियर टू द वेस्टर्न लिटरेचर। तो इसमें हमें बताना है कि मैकाले की कौन सी चीज़ें हैं वो गलत हैं। तो देखो बिल्कुल सही बात है, जो ये मैकाले है ना ये मानता था जो अरब हैं, जो अरबी लोग हैं या जो इंडियन है वे ना जो वेस्टर्न है जो अंग्रेज हैं उनकी शिक्षा नीति ना इनसे अच्छी है, और ये जो हम इंडियन है और अरब है ना ये इनसे नीचे हैं। बिल्कुल ये सही बात है। ही बिलीव्ड दैट इंडिया इज अनसिविलाइज्ड कंट्री विच नीड्स टू बी टॉट द लेसन ऑफ सिविलाइजेशन। ये मैकाले है यह मानता था कि जो इंडिया ना अनसिविलाइज है, मतलब यहाँ के लोगों को ना कुछ पता ही नहीं है कैसे रहना चाहिए कैसे खाना चाहिए, और अपने आप को बड़ा सिविलाइजेशन का ये मानता था। बिल्कुल भाई ये इंडिया को ना बड़े ही नीचे तौर पर देखता था। ही स्ट्रोंगली एडवोकेटेड गिविंग इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन टू इंडियंस। तो ये भाई स्ट्रोंगली कहता था कि इंग्लिश लैंग्वेज है वो इंडियंस को पढ़ानी चाहिए, इसलिए इसने 1835 में इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पर पढ़ाने में शुरू कर दी थी। मैकाले वाज एन ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर। नहीं, ये ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर बिल्कुल भी नहीं था। हिंदी में देख सकते हो, वैसे मैंने बता ही दिया कि भाई क्या क्या इसमें बताया गया है। अभी हम चलते हैं डलहौजी की, जो हमने पहले बात की है। डलहौजी ने क्या किया भाई 1853 में 35 क्यों लिख रहा हूँ मैं, 1853 में बॉम्बे टू ठाणे 34 किलोमीटर की यहाँ पर 34 किलोमीटर की यहाँ पर ट्रेन चलाई। वो पहली मालगाड़ी थी, कोई भाई पैसेंजर ट्रेन नहीं थी, वो मालगाड़ी थी। और इसने टेलीग्राफ के हैं जो तार बिछवाए, और इसने भाई हड़प नीति जिसको हम डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी कहते हैं वो की। इसने सबसे पहले सितारा को अपने अधीन किया सन 1848 में। तो ये हो गए हमारे डलहौजी से रिलेटेड। चलिए आगे चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति कब की शुरू की गई। तो भारत में है जो संचार नीति है वो कब शुरू की गई है, इसको इंग्लिश में भी कर लेते हैं। व्हेन वाज द नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी लॉन्च्ड इन इंडिया। तो 2018 में है यह पॉलिसी है वो लॉन्च हुई थी। इसमें क्या था कि भाई यहाँ पर ना ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार दिए जाएं, जो गाँव को ना गाँव में ब्रॉडबैंड लगाए जाएं, और जो लोगों की जो नेट कंजप्शन है ना वो बढ़ाई जाए, मतलब ज़्यादातर सब कुछ डिजिटल किया जाए। तो ये 2016 में और 2018 में यह शुरू की गई थी। Pellagra is a deficiency disease that usually occurs due to lack of which of the following nutrients। जो पेलेग्रा बीमारी है वो किसके कारण होती है। तो भाई आज मैं आपके विटामिन है वो पूरे ख़त्म कर देता हूँ आज ही। तो विटामिन के बारे में पढ़ते हैं। देखो विटामिन हमारे ना दो प्रकार के होते हैं। एक वैसे हमारे विटामिन होते हैं A, B, C, D, E और विटामिन के, ठीक है। अब बी के बिना बहुत सारे सब पार्ट होते हैं, बी के सब पार्ट होते हैं, जैसे B1, यहाँ पर B2, B3, B5, B6, B7, B9, B11 और B12। ये हमारे विटामिन होते हैं, बी के ही घटक हैं ये, मतलब बी के ही पार्ट्स हैं ये सभी। तो विटामिन होते हैं ना दो प्रकार के होते हैं। एक तो ना जो पानी में घुल जाते हैं, वाटर सोल्यूबल हैं, वाटर सोल्यूबल, और एक होते हैं हमारे फैट सोल्यूबल। जो वाटर सोल्यूबल है वो होते हैं बी और सी, और जो फैट सोल्यूबल है वो है कीड़ा ए, डी, ई और के। कीड़ा से याद रख सकते हो कि ये ना मतलब वसा में है, फैट वसा में घुल जाएंगे, और ये है वाटर में घुल जाएंगे। इसलिए बोलते हैं कि भाई जो सब्जी है ना उनको पानी में नहीं धोना चाहिए, क्योंकि ये जो जितने भी सब्जी में बी और सी आएंगे ना वो पानी में बह जाएंगे, इसलिए वाटर सोल्यूबल होते हैं। अभी इनके हम साइंटिफिक नाम भी देख लेते हैं। तो विटामिन ए है वो है रेटिनोल। इसके अगर कमी हो जाए ना शरीर में तो इससे क्या होती है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है, हो जाती है, मतलब आपको रात को दिखना बंद हो जाएगा। अगर बी में देखें तो बी के ये घटक हैं, ये मैं आपको बाद में करूँगा। सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड हम बोलते हैं। इसमें हमें कौन कौन से होते हैं, तो स्कर्वी हो जाता है, स्कर्वी, और एक ब्लीडिंग ऑफ गम्स होता है।
मतलब जो दांत के जो मसूड़े होते हैं ना, उनमें से हमारा खून आना शुरू हो जाता है विटामिन सी की कमी से। डी क्या होता है, कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल जो विटामिन डी है ना, हमें सीधा सन से ही मिल जाता है, और इसलिए जो सन से हमें क्या मिलता है, कैल्शियम। तो कैल्शियम से याद रख सकते हो कैल्सीफेरोल। अगर इसकी कमी हो जाए तो हमें क्या हो जाएगा, रिकेट्स। रिकेट्स में क्या हो गया, जो हमारी हड्डियाँ ना वो, जैसे ऐसे तो इंसान के पास सीधे हैं, लेकिन ना उसमें ऐसे टेढ़े हो सकते हैं, तो रिकेट्स होने की संभावना होती है। विटामिन ई, विटामिन ई का मतलब है टोकोफेरोल। टोकोफेरोल जो साइंटिफिक नाम है। और इसके कारण क्या होता है, अगर इसकी कमी हो जाए तो लेस फर्टिलिटी। फर्टिलिटी मतलब जो भाई औरत हैं या जो मर्द हैं, वो दोनों ही जो बांझपन का शिकार हो सकती हैं औरतें, और जो इंसान हैं, जो पुरुष हैं, उनमें जो स्पर्म है उनके क्वांटिटी घट सकती है विटामिन ई के कारण। विटामिन के होता है फाइलो क्विनोन। इसमें क्या होता है, ब्लड की क्लोटिंग नहीं होती है, खून का धक्का जमना बंद हो जाता है। जैसे आपको कभी कट लग जाता है हाथ में, आपका खून आने लग जाता है ना, तो थोड़ी टाइम के बाद देखोगे तो वहाँ पर ना वो जम जाएगा, लाल लाल हो जाएगा। वो खुरंड बोलता हूँ हमारे यहाँ तो देसी उसमें, तो खुरंड जम जाएगा, तो वहाँ पर ना खून बंद हो जाएगा। लेकिन आपका विटामिन के की कमी होगी ना, तो लगातार आपका खून है वो बहता रहेगा और आपकी मृत्यु भी हो सकती है। अभी कर लेते हैं बी वाले घटक के नाम सभी के सभी याद। इनको मैं थोड़ा अलग पेन से लिख लेता हूँ। बी वन क्या होता है, बी वन होता है हमारा थायमीन। थायमीन इसकी कमी से हमें बेरी बेरी रोग हो जाता है, बेरी बेरी रोग हो जाता है। बी टू है राइबोफ्लेविन। तीसरा है नियासिन। नियासिन की कमी से ही हमें क्या होता है, प्लेगरा रोग होता है, प्लेगरा। और इसकी वजह से हमें एक 3D रोग भी हो जाता है, 3D रोग, जिसमें 3D डिजीज में क्या क्या आता है, एक तो डी आता है हमारा डायरिया हो जाता है, एक तो हमारा डायरिया हो जाता है, एक हो जाता है डेमेंटिया, और एक हो जाता है डर्माटिटिस। ये हमारे तीन हैं, वो तीन रोग हो जाते हैं। एक तो डायरिया हो जाती है, एक डिमेंटिया हो जाती है, और एक हो जाता है डर्माटिटिस। ठीक है। बी5 क्या है, बी5 का नाम है पेंटाथोनिन। अगर बी6 देखें तो बी6 होता है पायरोडोक्सिन। बी7 देखें तो बायोटीन। बी9 देखें तो फोलिक एसिड कह देते हैं हम इनको। और बी11 देखें तो इसको कहते हैं पोल्टेट क्या कहते हैं इसको, अब इसका शायद फोलेट कहते हैं इनको, इसका मेरे को याद नहीं आ रहा, फोलिक एसिड या फोलेट कहते हैं। और बी12 होता है हमारा साइनोक्लोबामीन। इसको हम कोबाल्ट भी कह देते हैं, कोबाल्ट की कमी हो जाती है। ठीक है। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, इससे हो जाता है परनीशियस एनीमिया। परनीशियस एनीमिया। एनीमिया क्या होता है, खून की कमी हो जाती है, उसको एनीमिया बोलते हैं। तो प्लेगरा रोग किससे होगा, ये नियासिन की कमी से हो जाएगा। अगर हम आयोडीन की कमी से देखें तो आयोडीन की कमी से हमें कौन सा रोग हो जाता है, आयोडीन की कमी से हमें गोइटर हो जाता है, गले में होता है ये गोइटर, जो घेंगा बोलते हैं, घेंगा रोग हमें आयोडीन की कमी से हो जाता है। और विटामिन ई बता दिया भाई, लेस फर्टिलिटी टोकोफेरल बोलते हैं, और राइबोफ्लेविन बी1 बी2 को हम बोलते हैं। तो विटामिन से रिलेटेड भाई और कोई क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, मैं आपको सभी याद करवा दूंगा। जब फिर से हमारे कभी क्वेश्चंस आएंगे तो यहाँ पर याद हो जाएंगे, इतनी देर में आप अगला क्वेश्चन याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन अब बहुत सारे बच्चों को नहीं आता मिलेगा, गारंटी है। व्हाट मोनूमेंटल साइट इन इंडिया हाउसेज मगन निवास, हरिदे कुंज एंड विनोबा मित्रा कुटीर। तो कौन से जो मोनूमेंट्स हैं उनमें ये हैं, हाउसेज हैं, मगन निवास है, हरिदे कुंज है, हृदय कुंज है, और विनोबा मित्रा कुटीर है। तो ये सारे कुंज है ना, ये है हमारे साबरमती आश्रम में, इसमें गांधी जी ने बहुत ज़्यादा समय बिताया है। जो हमारा ये मगन निवास है ना, मगन निवास, इसमें कौन रहा करते थे, तो मगन निवास में रहा करते थे मगन लाल गांधी जी, जो कि गांधी जी
के बहुत ज़्यादा प्रिय थे। अगर हृदय कुंज में देखें तो हृदय कुंज में जो गांधी जी हैं और उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी जी रहा करती थी। और जो विनोबा मीरा कुटीर है उसमें कौन कौन रहा करते थे? उसमें रहा करते थे विनोबा भावे और इनके साथ रहा करती थी प्लस मैडलीन स्लेड, जिनको ये क्या बोलते थे? मीरा भी कह देते थे प्यार से। तो ये तीनों चीज़ थी, कहाँ पर थी? ये साबरमती आश्रम में देखने को मिलती हैं। अगर गांधी जी की अगर माँ का नाम देखें तो उनकी माँ का नाम था पुतली बाई और इनका जन्म कब हुआ था? 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। ठीक है, तो आप यहाँ से याद कर सकते हो। और मैं एक दो इनकी किताब भी बता देता हूँ गांधी जी की। तो गांधी जी की जो किताब थी, एक तो थी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ और दूसरी किताब थी इनकी हिंद स्वराज। तो ये आप दो पुस्तकें हैं वो याद कर सकते हो। और ये 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। तो ये आप बड़े ही आसानी से याद कर सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ड्यूरेशन ऑफ बाउट इन ईच राउंड ऑफ द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन AIBA ओपन बॉक्सिंग मैच फॉर इलाइट एंड यंग मैन एंड वुमेन कंपटीशन शुड बी। तो इन्होंने पूछा जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन है ना, उसमें प्रत्येक बाउट कितने मिनट की होती है? तो बाउट ऑन ईच मिनट, तो जो प्रत्येक बाउट होती है ना 3 मिनट की होती है। और हर एक बाउट के बीच में ना आपको 1 मिनट, जैसे 3 मिनट फिर 1 मिनट का रेस्ट है, फिर 3 मिनट की बाउट, फिर 1 मिनट का यहाँ पर क्या आ जाएगा? रेस्ट है। तो ऐसे चलता है। और इसकी जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? वो है लुसवाने स्विट्ज़रलैंड में। यहाँ पर मैंने एक और चीज़ का आपको पहले की वीडियो में हेड क्वार्टर बताया था, वो था ओलंपिक कमेटी का, इंटरनेशनल ओलंपिक संघ है जो उसका भी लुसवाने स्विट्ज़रलैंड में ही हमें हेड क्वार्टर देखने को मिलता है। ओलंपिक्स मैं रिवाइज करवा देता हूँ। ओलंपिक्स शुरू कब हुए थे? 1896 में एथेंस में शुरू हुए थे। 1900 में जो नॉर्मैन है उन्होंने 2 सिल्वर मेडल जीते थे। एक तो था 200 मीटर हर्डल में, एक था 200 मीटर स्प्रिंट में। अच्छा, हमने अब तक 1928 से लेकर 1980 तक हमने कितने गोल्ड मेडल जीते थे? 8 गोल्ड मेडल हमने जीते थे। हमारा इंडिविजुअल फर्स्ट ब्रॉन्ज मेडल, फर्स्ट सिल्वर मेडल और फर्स्ट गोल्ड मेडल कब आया था? तो ये आया था फर्स्ट गोल्ड मेडल 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में। यहाँ पर अभिनव बिंद्रा जी ने गोल्ड मेडल लाए थे शूटिंग में। इनकी बुक है आ शॉट एट हिस्ट्री, मैं पहले ही करवा चुका हूँ इसलिए मैं साफ नहीं लिख रहा हूँ। आ शॉट एट हिस्ट्री। सिल्वर मेडल लाए थे हमारे राठौड़ साहब शूटिंग में ही, ये 2004 में लाए थे। और 1952 में जाधव सर हैं वो जो फ्री स्टाइल रेसलिंग है उसमें गोल्ड मेडल लाए थे। 2020 में देखें तो नीरज चोपड़ा हैं जो सेकंड इंडिविजुअल में गोल्ड मेडल लाए थे और 2024 में इन्होंने सिल्वर मेडल लेके आए हैं। 2020 के टोक्यो में ओलंपिक्स हुए थे और 2024 के ये हुए थे हमारे पेरिस फ्रांस में। ठीक है, 2020 में ही एक और मीराबाई चानू है वो वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल लेके आई थी। तो ये आपको मैंने रिवाइज करवा दिए हैं बहुत सारे फैक्ट दोबारा से। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। हु इज़ द फेमस कुचिपुड़ी डांसर टू रिसीव्ड पद्मश्री इन 2001। तो पद्मश्री की जो फेमस डांसर है कुचिपुड़ी, तो वो कौन है? वो है शोएबा नायडू जी। अभी मैं कुचिपुड़ी का डांस अभी आपको बिल्कुल भी याद नहीं करवा रहा हूँ। अभी हमने कौन से याद किए हैं? हमने हरियाणा के कर लिए, हमने आंध्रा के कर लिए। वैसे कुचिपुड़ी है ये आंध्र प्रदेश का ही डांस है। अच्छा, हरियाणा कर लिए, आंध्रा कर लिए और गोवा के कर लिए। हालांकि कुछ गुजरात के भी किए हैं। गुजरात के बताओ भाई। एक तो मोदेरा डांस फेस्टिवल किया था हमने,
एक टप्पानी किया था, टप्पानी। एक किया था भवाई, भावाई डांस। तो ये 3 डांस हम गुजरात के भी याद कर चुके हैं और मैं आपको ज़्यादा बर्डन नहीं डालूंगा आज, इससे ज़्यादा डांस हम नहीं करेंगे। तो कुचिपुड़ी हमने देख लिया कि शोएबा नायडू जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग रूलर्स इंट्रोड्यूस द जरोका दर्शन इन द मुगल डायनेस्टी। तो मुगल डायनेस्टी में जो जरोका दर्शन है वो किसने शुरू किया था? तो वो अकबर ने शुरू किया था। अकबर ने। जरोका दर्शन क्या होता था? बेसिकली ये ना अपनी बालकनी में आ जाते थे और वहीं से ना लोगों को हाथ हिलाते थे कि भाई तुम बताओ तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है। तो वहाँ पर ना रोज़ दिखते थे ये। पहले भाई ये तो था नहीं कि आप बालकनी में आओगे और कोई भाई आपको गोली मार सकता है, ऐसा तो कुछ नहीं था। तो ये रोज़ अपनी बालकनी में आते थे और आपको देखते थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो अकबर हो जाएगा। इसके पिता का देखो, पहले सबसे पहले कौन आया? बाबर आया। बाबर आया 1526 में भारत में। अच्छा, बाबर ने 1526 का पहला पानीपत का युद्ध लड़ा, का युद्ध। सेकंड पानीपत की बैटल कब हुई? वो ही 1556 में। किसके किसके बीच में? अकबर और हेमू के बीच में। और तीसरी थर्ड पानीपत की वॉर कब हुई? थर्ड पानीपत की वॉर हुई 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच में। यहाँ पर जीत गया अहमद शाह अब्दाली, विनर रहा। यहाँ पर अकबर विनर रहा और यहाँ पर बाबर जीत गया था। किससे? इब्राहिम लोदी से। तो अभी यही याद रखिए, आपको ज़्यादा चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एक बाबर से और पढ़ा देता हूँ, बाबर ने कितने युद्ध लड़े हैं और कौन कौन से, और के जीवनी के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। तो 1526 में जैसे कि मैंने आपको बताया पानीपत का पहला युद्ध है वो जीता। फिर 1527 में भी युद्ध लड़ा, 1528 में लड़ा, 1529 में लड़ा और 1530 में तो भाई ये मर ही गया। तो 1527 में इसने कौन सा लड़ा? खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध। इसमें इसने किन को हराया? इसमें इसने हराया राणा सांगा को। राणा सांगा को। पानी पिया, खाना खाया। फिर यहाँ पर हुआ चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध। फिर घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध। यहाँ पर इसने हराया मेदिनी राय को, मेदिनी राय को। यहाँ को अफ़गानों को हराया, फिर अफ़गानों को। और 1530 में ये मर गया, मृत्यु हो गई, डेड। तो ये थी बाबर से रिलेटेड हर एक चीज़ मैंने आपको करवा दी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पाखू इटू डांस इज परफॉर्म बाय द अपातानी ट्राइब ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो पाखू ये अरुणाचल प्रदेश का एक डांस है। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? देखो, पाखू अपातानी अरुणाचल। तो अरुणाचल, जैसा कि मैंने आपको बताया भाई मैं प्रकार हो, तो अरुणाचल ना हमारा यहाँ पर है। अरुणाचल में ही सबसे पहले सूर्य निकलता है भारत में, तो अरुणाचल है। ये क्या है ना, चाइना हमारा ऊपर बैठा है। चाइना ना कई बार क्या करता है भाई, ये अरुणाचल के कुछ पार्ट्स को ना अपने मैप पे दिखा लेता है। तो वो सोचता है ना ए पता नहीं ऐसे। ये ना एक ट्रिक है कि भारत कहता है चाइना को, तुझे पता नहीं अरुणाचल के तू है, जो हमारे शहर है वो दिखा रहा है। तो ये ना, ये चाइना बोलता है मेरे को क्या, मैं पक्खू हूँ। मतलब कैसे याद कर सकते? पाकिस्तान से मिलकर मैं इसको दिखा रहा हूँ, पाकिस्तान से मिलकर दिखा रहा हूँ। तो ऐसे आप कुछ ट्रिक बना के याद कर सकते हो। पाकिस्तान, पता नहीं तेरे को अरुणाचल प्रदेश, ऐसे कुछ याद कर सकते हो। तो आज भाई बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे हो गए हैं और आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर 4 भी फिनिश यहाँ पर हो गया। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को मस्ट से मस्ट सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।